इस वक्त जबरदस्त चुनावी हलचल भी मची हुई है। इंडी गठबंधन फिर से जुट गया है कि लोकसभा चुनाव की तरह वो नरेंद्र मोदी को झटका देगा, लेकिन यहां तो चुनाव से पहले ही उल्टा हो रहा है। कश्मीर से लेकर हरियाणा तक इंडी गठबंधन को ही झटके पर झटके लग रहे हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, तीनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन के अंदर भयंकर खींचतान मची हुई है। राज्यों के चुनाव को लेकर अगर आप देखें तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही लड़ गए, जबकि गठबंधन करने जा रहे थे। कश्मीर में इंडी गठबंधन को आतंकी से हमदर्दी हो रही है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों से पहले ही सीएम पद के लिए मारामारी शुरू हो गई है। यानी इंडी गठबंधन में चारों तरफ मारामारी मची हुई है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए इंडी गठबंधन जमा तो हो गया, लेकिन अब दल विधानसभा चुनाव में बिखरने लगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस के बीच नए कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है, फिर आगे की बात बता दूं। आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। आपको एक बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। हमने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया। इंडिया अलायंस के हम पार्टनर थे, इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय स्तर पे हम पार्टनर हैं। देखते हैं तो हमारी भी लिस्ट जारी हुई है, तो एक बार क्या बातचीत जो है बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपनी राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं। इनमें से 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 19 नए चेहरों को मौका दिया है, सिर्फ एक कैंडिडेट को रिपीट किया है। आम आदमी पार्टी ने जिन सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं उनमें रोहतक, भिवानी, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ जैसी सीटें भी। लिस्ट जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने साफ कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पुरानी हो गई और उस पर बात करने का कोई अर्थ नहीं। सुनिए एक बार संजय सिंह को, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस क्यों परेशान है। यह तय माना जाए कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। कोई पहल कांग्रेस की तरफ से की गई फिर उन्हीं बातों को अब वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। आपको यह भी बताता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन हो क्यों नहीं पाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर मामला फंस गया था। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, जिनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जो दिल्ली पंजाब से सटी हुई। कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा देना ही नहीं चाह रही। कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी शहरी सीटों पर बस लड़े और वहीं पर अपना बोरिया बिस्तरा समेट ले। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में ही नहीं था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के दीपक बाबरिया बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि आज सुबह दीपक बाबरिया की तबीयत ही खराब हो गई, जिस वजह से वो आम आदमी पार्टी के साथ चर्चाएं नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान करने के अलावा कांग्रेस को एक और झटका दिया। आज ही कांग्रेस नेता जवाहर लाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जवाहर लाल हरियाणा के बावल विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जवाहर लाल को पार्टी की सदस्यता दी। हरियाणा में कांग्रेस की एक और परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल कांग्रेस ने माहौल बनाने के लिए पहलवान विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार दिया। विनेश फोगाट उन पहलवानों में से हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई और जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही। इसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पहलवानों का प्रदर्शन स्क्रिप्टेड था? क्या कांग्रेस के इशारे पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रदर्शन किया था? क्योंकि यही बात अब बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस के इशारे पर प्रदर्शन किया था। सुनिए। कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था तो
उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। यूपी में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को इतना टाइट किया हुआ है कि किसी वारदात को अंजाम देकर आरोपी बच नहीं पाते। सीएम योगी के इसी मॉडल की वजह से यूपी में अपराध के खिलाफ जनता को वैसा भय नहीं है जैसा पहले की सरकारों में होता था। इसी मॉडल के भरोसे यूपी की जनता का सीएम योगी पर भरोसा बना हुआ है, लेकिन इंडी गठबंधन किसी भी कीमत पर इस भरोसे को तोड़ना चाहती ताकि उसे सियासी माइलेज मिले। इसलिए अगर आप देखेंगे यूपी में डकैती का एक आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया, आरोप लगा दिया कि सीएम योगी की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। आज यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की और इस मामले की जांच के सिटिंग जज से कराने की मांग की, जबकि मंगेश यादव के एनकाउंटर की जांच के आदेश ऑलरेडी दिए गए हैं। एक बार सुनिए इस मामले में सीएम योगी कैसे समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या यूपी में वाकई धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, सच्चाई क्या है। लेकिन पहले इसको सुनिए। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए था। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। दरअसल जब भी यूपी में कोई एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव एक ही तर्क बार बार लेकर आते हैं और कहते हैं कि यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन धर्म और जाति देखकर हो रहा है, जबकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन आरोपों में दम नहीं दिखता। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 के बीच एनकाउंटर में मारे गए कुल आरोपियों की संख्या 183 है। इसमें 61 मुसलमान हैं, जबकि 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 15 जाट और गुर्जर हैं, 14 ओबीसी हैं यादव और 13 दलित हैं, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 गैर यादव ओबीसी हैं और अन्य 34 हैं। अब वैसे तो अपराधियों का कोई धर्म या जात नहीं होता, लेकिन अब अखिलेश यादव इस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो इसका जवाब भी तो ऐसे ही देना पड़ेगा। भाई अगर 183 एनकाउंटर हुए उसमें 60-61 मुसलमान हैं, इसका मतलब 120 के करीब जो एनकाउंटर हुए वो हिंदुओं के हुए, यानी मुसलमानों से डबल। फिर धर्म कहां से आया? और जाति में भी अगर आप देखेंगे तो कई दूसरी जातियों के भी जो अपराधी रहे उनका एनकाउंटर हुआ है। यानी कहीं से भी जात पात देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहा, अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन इसमें जो लोग जाति को लेकर आ रहे हैं, धर्म को लेकर आ रहे हैं, आप समझिए वो किसके साथ है? पब्लिक के साथ या अपराध करने वालों के साथ अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर?